अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जनाब? So after a short little break, I'm back with another video, and this time I'm going to be मैं रिव्यू करूँगा ये टोयोटा विट्स का। ये गाड़ी मैंने कोई 3 महीने पहले ख़रीदी थी और पर्पज़ मेरा था कि ये पेट्रोल की एवरेज ठीक करती है, कंफर्टेबल है, जापनीज़ है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और मतलब चलने में प्लेजेंट है और मार्केट वैल्यू इसकी ठीक ठाक है, लोग बड़ा पसंद करते हैं इसको। लेकिन आई विल गिव यू माय ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट दिस। मैं आपको अपनी जो है ना बिल्कुल सीधी सीधी स्ट्रेट और सिंपल ओपिनियन दूंगा, जो कि मेरी ओपिनियन है, मेरा अपना ख्याल है, जो शायद आप लोग उससे इत्तेफाक करें या ना करें। ठीक है जी, तो मैं शुरू करता हूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी से। ये एक जापानी गाड़ी है, लिहाजा इसकी बिल्ड क्वालिटी ऑब्वियसली अच्छी है, पाकिस्तानी गाड़ियों से बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। और आप ये वीडियो देखते हुए ना इसका एक अदद कंपैरिजन मैंने एक वीडियो का किया है अपनी सुजुकी स्विफ्ट GLX CVT वेरिएंट से, उसके साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, या पैरेलल में दो वीडियोस देख के यू कैन डिसाइड कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर होगी। ये 1000 कैटेगरी की गाड़ी है, बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है, स्टीयरिंग व्हील इसका सॉफ्ट टच में है और इसकी जो गर्थ है यानी कि मोटाई वो ठीक है, हाथ में पकड़ के अच्छा लगेगा, सिंपल है। इसके अंदर वो नहीं है, क्या उसको बोलते हैं, स्टीयरिंग व्हील के ऊपर जो मल्टीमीडिया कंट्रोल या मल्टीमीडिया स्टीयरिंग नहीं है, वो भी आपको मिल जाती है, लेकिन इस वर्जन में विच इज़ अ स्माइल टू सेफ्टी एडिशन इसके अंदर वो नहीं है। अच्छा, डैशबोर्ड हार्ड प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक, इट्स अ पियानो ब्लैक मटेरियल, जो कि यहाँ पे भी यूज़ हुआ है और यहाँ पे भी यूज़ हुआ है और स्टीयरिंग के इधर भी यूज़ हुआ है, और ये जो क्या होते हैं, ये जो पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे हैंडल जो बना हुआ है यहाँ पे भी यूज़ हुआ है। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, बड़ा खूबसूरत लगता है इसके अंदर। हाउएवर काला जो इंटीरियर है ये मुझे इतना ज़्यादा अपील नहीं करता, बिकॉज़ इससे गाड़ी जो है ना बड़ी क्रैम्प्ड अप और छोटी छोटी सी लगती है। दरवाज़ों के साइड पैनल्स को अगर आप देखें तो अगेन हार्ड प्लास्टिक, इस जगह के ऊपर ये सॉफ्ट फैब्रिक यूज़ हुआ है और ये फैब्रिक यूज़ हुआ है, ये दोनों कुशन्ड हैं और इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम इसको कंपेयर करें सुजुकी स्विफ्ट से, तो इसके इंटीरियर की बिल्ड क्वालिटी को मैं लेट से 10 नंबर दूंगा, और लाइक मैंने उस वीडियो में बताया कि उसको मैं 8 नंबर तो दूंगा ही। AC के वेंट्स अच्छे हैं, ये रोटेटिंग फ़ैन टाइप सॉर्ट ऑफ वेंट्स हैं, ऑन ऑफ हो जाते हैं, और बड़ा सिंपल सा है इंटीरियर। गियर नॉब यहाँ पे लगा हुआ है और ए टिपिकल गेटेड गियर नॉब है, और इधर आपकी हैंड ब्रेक आ जाती है। जिस तरह स्विफ्ट के अंदर ये आर्म रेस्ट नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, और यहाँ पे इन्होंने बटन लगाया हुआ है ट्रैक्शन कंट्रोल का। ठीक है जी, अब इसके अंदर है क्या, इसमें एयर कंडीशनर है स्टैंडर्ड, जो कि 3 बटनों, गोल बटनों की, वो जो करोला के अंदर आता था, कौन सी करोला में था जी ये करोला, बल्कि करोला इसके अंदर आ ही जा रहा है ग्रैंडी के अलावा, अब उन्होंने फिर वो डिजिटल कर दिया, तो इसके अंदर ये है। इसमें शायद क्लाइमेट कंट्रोल वाली भी आती हो, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है। ठीक है जी, और ये प्रीटी मच स्टैंडर्ड है, यहाँ से इसके मोड चेंज होते हैं, पंखे की स्पीड, अंदर बाहर हवा, गर्मी सर्दी, और दैट इज़ इट। ये बटन लगाया हुआ है पीछे डिफॉगर का। ठीक है जी, नथिंग स्पेशल अबाउट इट। अब इसके मीटर की तरफ मैं आ जाता हूँ। ये मीटर या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसे अंग्रेज़ी में बोलते हैं, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब ये ऐसा लगता है जैसे आप साइकिल के स्पीडोमीटर या मोटरसाइकिल के स्पीडोमीटर के अंदर बैठे हुए हैं। और मैं इसको पावर अप भी कर देता हूँ,
तो जब इसे पावर अप करते हैं तो इसमें 25,000 सेंसर्स की वो 25,000 चीज़ों की वार्निंग दे देता है, लेकिन ना इसके अंदर वो क्या उसको बोलते हैं टैकोमीटर है ना कुछ और है। छोटी सी LCD लगाई हुई है एक, जो कि ओ भाई तू तो चुप कर, अच्छा, जिसके अंदर डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन आती है। अदर देन दैट कुछ भी नहीं है इस मीटर, नथिंग स्पेशल अबाउट इट, ठीक है। हाँ, ये अच्छी चीज़ ये क्या है, आपको ये माइक नज़र आ रहा होगा, ये माइक ये अच्छा है। इसकी वजह से वो जो पाकफील के सुनील मन साहब कहते हैं ना कि आपको आवाज़ आती है ब्लूटूथ के ऊपर कनेक्टिविटी के दौरान टेलीफोन की या नहीं, ये शोर मचाना पड़ता है। तो ये अगर आपका माइक यहाँ पे होगा तो ऑब्वियसली आवाज़ कम आएगी। तो इन्होंने यहाँ एक डायरेक्शनल सा माइक लगाया हुआ है जो तकरीबन हर जापानी गाड़ी में यहाँ पे होता है या इस जगह पे लगा देते हैं कहीं पे, वो तो इस वजह से आवाज़ बेहतर आती है, अदरवाइज़ कोई ख़ास रीज़न नहीं है, ठीक है जी। तो ये मीटर की कहानी हो गई। मीटर के अंदर इंफॉर्मेशन तकरीबन काफ़ी सारी आ जाती है। लेट्स सी के कौन कौन सी आती है, दोनों मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये कितनी चली हुई है, बाहर का टेम्परेचर क्या है, फ्यूल एवरेज क्या आ रही है, ट्रिप डिटेल्स आ जाती हैं, तो ओवरऑल स्पीड कितनी है, ओडोमीटर कितना, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर देता है। ये फ्यूल एवरेज आप देखेंगे 18.8, वेरी इम्प्रेसिव बिकॉज लास्ट आई ड्रोव वाज ऑन मोटरवे, तो ये मोटरवे की फ्यूल एवरेज है एंड आई वाज मेंटेनिंग अराउंड लेट्स से कितना कर रहा था मैं, 100 kph चला रहा था 100 kph के ऊपर, ठीक है जी। ओके, राइट साइड के ऊपर आ जाएं जी, तो यहाँ पे वही एटिपिकल टोयोटा की तरह के वो साइड मिरर कंट्रोल करने के, ये ऑन ऑफ, और ये बत्तियाँ ऊपर नीचे करने के लिए, कि बत्तियाँ जो आपकी हेडलाइट्स हैं उनकी एलिवेशन कंट्रोल करता है कि ऊपर देखें या नीचे देखें। अच्छा, स्विफ्ट के अंदर भी ये है और ये भी है और पुश स्टार्ट भी है। जो चीज़ उसमें नहीं है वो ये ऑटोमेटिक ऑटो रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स, जो साइड देखने के होते हैं, उसके अंदर ये नहीं है। उसके अंदर आपको या हाथ से उनको खोलना और हाथ से बंद करना पड़ता है। इसके अंदर ये है कि ये बटन दबा दें, बाहर निकलें, गाड़ी को लॉक करेंगे तो टूं करके ये कान इसके ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, रिट्रैक्ट हो जाएंगे। इट्स अ वेरी नाइस फीचर। अच्छा, इसमें सुजुकी स्विफ्ट के अंदर जो चीज़ें हैं और इसके अंदर हैं रिगार्ड्स टू सेफ्टी, 6 एयरबैग्स उसके अंदर हैं, इसके अंदर 4 एयरबैग्स मौजूद हैं। इसके अंदर एडिशनल क्या चीज़ है उससे, अच्छा हाँ, इसके अंदर भी स्टेबिलिटी कंट्रोल नहीं है, उसके अंदर स्टेबिलिटी कंट्रोल है, इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल है, उसमें भी ट्रैक्शन कंट्रोल है। इसके अंदर है लेन असिस्ट बिकॉज ये एक सेफ्टी एडिशन है, और एंटी कोलिजन रेडार जो कि आपको गाड़ी अगली से टकराने में क्या नाम है, टकराने से रोक देता है या खुद ही ब्रेक लगा देता है, ठीक है जी। फिर इसके अंदर यहाँ पे ऑटो क्या है, ऑटो हेडलाइट्स का बटन है जो कि सुजुकी स्विफ्ट के अंदर भी है। अच्छा, ये जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी है ना जी लेन असिस्ट की, मेरी नज़र में, बहुत सारे लोग शायद इससे खिलाफ करें, लेकिन मेरी नज़र में ये बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे लेन के अंदर कोई रहता ही नहीं है, तो लेन असिस्ट से आपको फ़ायदा क्या होगा। हाँ, लोग ये कहेंगे भाई ये तो आपके लिए है कि आपको लेन में रखने की असिस्टेंस देगा, या मोटरवे पे जा रहे हैं और आप सो गए हैं तो ये टी 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 कर देगा। ओ भैया, गाड़ी के अंदर इतनी नॉइज़ है, सारा कुछ है, वो उसकी टी 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 और गाड़ी की नॉइज़ से आप नहीं जाग रहे तो इसकी छोटी सी टी 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 पे कौन जागेगा। यस, अगर ये स्टीयरिंग में शेकर लगाते और स्टीयरिंग हिलता या थोड़ा सा मुड़ता तो फिर भी मैं कह सकता था कि थोड़ी सी यूटिलिटी है, सिर्फ टी 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 से कुछ नहीं होता। बाकी एंटी कोलिजन रेडार, ये वो मैं अंग्रेज़ी में वो नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन एंटी कोलिजन रेडार जो है ये मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क की ट्रैफिक के अंदर सारे लोग बंद करके ही गाड़ी चलाते हैं, बिकॉज़ ये ऐसी वाहियात किस्म की ख़तरनाक ब्रेक लगा देता है कि वो आप अगले वाले से तो आप अदरवाइज़ बच जाते, खुद ब्रेक लगा लेते, वो पीछे वाला आपके अंदर आके ठुक जाता है और उसके बाद फिर दोनों बैठ के सोच रहे होते हैं कि कसूर किसका है, बंदे का है, गाड़ी का है या पीछे वाले का।
तो ये एक कहानी है जनाब। तो उसकी भी कोई ख़ास यूटिलिटी नहीं है। हाँ, बेहतर चीज़ें इसमें क्या हैं जी, कि इसके अंदर ये आप देख रहे हैं, ये बत्तियां आगे रीडिंग लैंप्स भी हैं। ये अपनी तरफ के, ऑल्दो ये वो उस तरह से एलईडी नहीं है या डायरेक्शनल नहीं है, बस इन्होंने यहाँ लेंस टाइप लगाया हुआ है, लेकिन हैं। और फिर इसके अंदर यहाँ छत के अंदर यहाँ पे भी बत्ती है। तो स्विफ्ट के अंदर ये चीज़ नहीं है। स्विफ्ट के अंदर सिर्फ यहाँ पे बत्ती दी हुई है। इसको हम नीचे करेंगे तो इधर भी शीशे वैनिटी दिया हुआ है। तो इधरों थल्ले करांगे तो इत्थे भी ये क्या है पता नहीं, ओहो इधर वैनिटी नहीं दिया हुआ। ओ भैया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्राइवर अपनी बूथी तो देख सकता है, लेकिन ड्राइवर के साथ बैठी हुई उसकी बीवी या उसकी वटेवर वो नहीं देख सकती। तो ये तो बड़ा मसला है। वैसे खैर अच्छा भी है, वो जो ड्राइवर्स अपनी बेगमात के साथ गाड़ियाँ चलाते हैं उनको ये पता होगा कि ये वाला जो है, ये वो खातून नीचे हमेशा कर देती है, अपनी शक्ल देखती है, लिपस्टिक ठीक करती है और नीचे रहने देती है। इससे उलझन होती है काफ़ी सारे लोगों को। ठीक है जी। अच्छा, चूँकि ये सेफ्टी एडिशन है तो इसके अंदर यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आपको, ये DVR लगा हुआ है, जिसके अंदर कार्ड डल जाता है और ये ऑटोमेटिकली आपकी रिकॉर्डिंग करता रहता है। ठीक है जी। तो ये था इसके बारे में। अब मैं आपको इसको स्टार्ट कर देते हैं। मुझे गर्मी लगना शुरू हो गई। ये गुर करके स्टार्ट होती है। ये सबसे पहली चीज़ जो टर्न ऑफ है मेरे लिए, मतलब अजीब तरह से इसके स्टार्ट है। चूँकि ये 3 सिलेंडर इंजन है तो इस तरह इसकी आवाज़ इसी तरह ही है। अब आप ये नई गाड़ी है, बिल्कुल हल्की सी वाइब्रेशन कॉन्टिन्यूसली आएगी, बिकॉज ये एक 3 सिलेंडर इंजन है। ठीक है जी। ये एक और रीज़न है जिसकी वजह से मुझे गाड़ी पसंद नहीं है। ठीक है, मैं इसका AC ऑन कर देता हूँ। ये मैंने इसका AC ऑन कर दिया। तो AC की जो थ्रो है वो बहुत अच्छी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर, और AC इसका ठंडा भी अच्छा करता है। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद द AC बहुत अच्छा है। बस इसमें जो अच्छी चीज़ नहीं है वो ये कि चूँकि ये वो कौन लोग हैं, मैकेनिक्स की ज़बान में ये वाला जो एयर कंडीशनर है, इसके अंदर जो कंप्रेसर लगा हुआ है वो कंप्रेसर कहलाता है सेंसर वाला, ये सोलेनॉइड वाला कंप्रेसर। सो जब वो एक दफ़ा उड़ जाए तो उसके बाद फिर कट्टा खुल जाता है और आपको क्लास वाला कंप्रेसर इसके अंदर लगाना पड़ जाता है। ठीक है जी। बाकी रोड नॉइज़ इसके अंदर काफ़ी कम है, विड से और स्विफ्ट से अंदर आवाज़ कम आती है। AC की आवाज़ अभी काफ़ी ज़्यादा हुई है, चूँकि मुझे गर्मी लग रही थी, मैंने ये तेज़ चलाया है। तो मैं इसको अब मैं 2 नंबर पे कर देता हूँ कि ज़रा मेरी आवाज़ ज़्यादा है। अब बेल्ट लगा के थोड़ा सा मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। ऑल्दो उनको ख़ास ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में 2600 रिव्यू हुए होंगे इसको चला के। और ये वो सीट हम थोड़ी सी आगे कर लेते हैं। अच्छा, सीट इसके अंदर भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। हाँ जी, सीट ऊपर नीचे हो जाती है। बाकी ये कि चलाने का मुझे कोई ख़ास नहीं नज़र आ रहा रीज़न, चूँकि मैं आपको मैं बता सकता हूँ, सॉफ्ट चलती है ये उससे, स्विफ्ट से, यानी कि इसके सस्पेंशन का रिस्पांस, शॉक्स का रिस्पांस सॉफ्ट है। ठीक है। उसका फ़ायदा ये है कि आपको खड्डे थोड़े से कम महसूस होंगे। उसका नुकसान ये है कि ये ज़रा सी स्पीड पे आप इसको स्पीड ब्रेकर से गुजारेंगे तो शॉक्स चूँकि सॉफ्ट हैं तो डज करके नीचे से लग जाएगी, और वो आपकी जो आपको ना आपकी वो क्या ऐस कहते हैं, पिट्ठी कहते हैं, उसके अंदर ना तितलियाँ सी फील होंगी एकदम। आप यूँ करके ना जो ही आप गुजरेंगे तो अब आपको पता है कि डज लगनी है और आप यूँ करके ऊपर हो जाएंगे सीट से। तो और ये आप तो हो जाएंगे, बाकी नहीं होंगे। तो ये एक इशू है इस गाड़ी का। एक बंदे के साथ भी लग जाती है ज़रा सी स्पीड पे, 2 बंदों के साथ भी लग जाती है, और अगर आपने गलती से 3 बिठा लिए या 4 बिठा लिए फिर तो आप स्पीड ब्रेकर से पहले आप जो है ना सफ़र की दुआ भी पढ़ेंगे दोबारा, और उसके बाद उसको टेढ़ा मेढ़ा करके उसके ऊपर से यूं करके गुजारेंगे और फिर भी कहीं ना कहीं से लग जाएगी।
तो ये एक इशू है इसमें। इशू तो नहीं कहेंगे, इशू हमारी रोड्स के साथ है, और ये जापानी गाड़ी है, तो इसको अब हमारी रोड्स के ऊपर चलाने में ये इशू लोगों को आता है। तो गाड़ी का इशू नहीं है, ये हमारी रोड्स का इशू है। ठीक है जी। पहिए चूँकि इसमें जापान से लग के आए हुए हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, पता नहीं वो क्या लगाते हैं उसके अंदर, शहद लगाते हैं क्या लगाते हैं। तो पहिए जो है ना बहुत आला हैं। मेरा बड़ा दिल था कि इसके पहिए उतार के मैं किसी तरह से अपनी स्विफ्ट के अंदर डाल लेता, लेकिन वो उसके अंदर उन चीते के बच्चों ने पहले 16 साइज़ का रिम लगा दिया, और उसके बाद फिर तो बहरहाल खैर मैंने उसको चेंज कर दिया है, उसको 15 पे ले आया हूँ, तो उसकी ड्राइव क्वालिटी बहुत बेहतर हो गई है। तो ये है। बाकी इसमें जो दूसरा टर्न ऑफ है, जिस तरह अभी तक इसमें हल्का सा वाइब्रेशन आ रहा है, वो इसके अंदर आती है ग्राइंडर की आवाज़। वो उसको मैं ग्राइंडर की आवाज़ कहता हूँ। मतलब ये देखें ना, ये देख लें, ये इंजन के अंदर 3 सिलेंडर, और आप इसको जब गियर में डाल के डी के ऊपर ज़रा सा भगाएंगे तो गर्र गर्र की आवाज़ आएगी, जो कि मुझे बड़ी बुरी लगती है। तो बाकी ये कि इसको मोटरवे पे आप भगाएंगे तो ये आपको 110 तक तो बड़े आराम से ले जाएगी, 120 पर भी ले जाएगी, लेकिन आपको पता है कि फिर 1000 सीसी इकॉनमी इंजन एसी के साथ 2-3 बंदे बिठा के 120 kph गाड़ी का सत्यानाश ही है। मतलब वो कॉन्टिन्यूस स्पीड है ना जी, वो इतना लंबा आप चलाएंगे 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर, तो वो मज़ा नहीं आएगा। बाकी 0-20 का इसके अंदर विस्कोसिटी का या ब्ला का इसमें तेल पड़ता है, तो वो ठीक है, उसकी वजह से इकॉनमी बेहतर रहती है। और एक्सटीरियर इसका स्टैंडर्ड है, वो आपने 25,625 रिव्यूज़ के अंदर देख लिया है। विंड स्क्रीन विजिबिलिटी इसकी ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी ऑब्स्ट्रक्शन है राइट साइड और लेफ़्ट साइड, जिनको पता नहीं ए पिलर कहते हैं, हाँ जी ए पिलर कहते हैं, तो वो है। बाकी ये गाड़ी माशाल्लाह बेहतरीन है। बजट मेरे ख्याल में 28 से लेके 32-33 लाख हो। अब तो खैर लोग समझ रहे हैं कि गाड़ी के अंदर से तेल निकला है, और कोई 35 लाख 36 लाख 37 लाख 38 लाख भी मांग रहे हैं, तो ये है। बाकी फ्यूल एवरेज के ऊपर इसकी बात कर लेते हैं। सिटी के अंदर एसी के साथ ये आपको अच्छा, स्विफ्ट के रिव्यू के अंदर मैं ये बताना भूल गया कि मैं बड़ा सॉफ्ट गाड़ी चलाता हूँ, बड़ी तमीज़ के साथ। उसको मैं अनड्यू एक्सेलरेट ही नहीं करता, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि आप शहर में गाड़ी चला रहे हैं, आप बार बार एक्सेलरेट करने से और किसी का कुछ नहीं कर रहे, अपना बीपी बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल की कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, गाड़ी की वेयर एंड टेयर बढ़ा रहे हैं। तमीज़ से चलाएं शहर के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी जगह पे 1 मिनट पहले पहुंचेंगे, दैट इज़ इट। और मे बी शायद 2 मिनट, अगर आप शूमाकर सॉर्ट ऑफ अ ड्राइवर हैं तो, और अपनी जान और लोगों की जान ख़तरे में डालेंगे। तो ये जी मोटरवे के ऊपर तमीज़ से 110 kph टाइप पे मैंने तो अकेले चलाई है, तो मुझे ये नहीं पता कि लाडन यानी कि इसमें बंदे अगर भर दें और सामान भर दें तो क्या एवरेज देगी। तो वो ये एवरेज आ रही है जी आपके सामने, किधर की जूम कर लेता हूँ उसको, ये 18.8 किलोमीटर ये मोटरवे की एवरेज है, और शहर में ये देती है 15 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तमीज़ से चलाने के ऊपर। अगर आप इसको खींच के चलाएंगे तो ये आपको 14 पे ले आएगी, और 13 पे भी ले आएगी, और इसी तरह से 13-14 के बीच में खींच के चलाने पे ले आएगी, और तमीज़ से चलाने पे ये आपको 15-16 के बीच में रखेगी। स्विफ्ट को तमीज़ से चलाएंगे तो आपको 17, 16.5 से 17.5 के बीच में रखेगी, खींच के चलाएंगे तो वो भी 15 के ऊपर आ जाएगी। लेकिन आप ये फ़र्क देखें कि वो 1200 सीसी है, ये 1000 सीसी है, वो 4 सिलेंडर है, ये 3 सिलेंडर इंजन है। उसके अंदर वाइब्रेशंस कम है, इसके अंदर वाइब्रेशंस ज़्यादा हैं, उसमें जान ज़्यादा है, इसमें जान थोड़ी सी कम है। भागती दोनों नहीं है उस तरह से, चूँकि CVT गियर लगा हुआ है और पर्पज़ इनका इकॉनमी है, तो इसलिए भागती दोनों तमीज़ से ही हैं। कोई ख़ास तेज़ भागने वाली गाड़ियाँ नहीं हैं, ना ये ना वो कौन सी है स्विफ्ट, ठीक है। टॉप स्पीडें तो दोनों की, इसकी 180 लिखी हुई है तो उसकी 220 लिखी हुई है, तो वो शायद चली जाए वहाँ पे किसी ना किसी तरीके से, लेकिन ये भागने के लिए दोनों गाड़ियाँ ही नहीं बनी हुई, ठीक है जी। तो ये थी कहानी रिगार्डिंग टोयोटा विड्स,
और ये विथ्स का वर्जन है स्माइल पता नहीं सेफ्टी 2 एडिशन और 2018 19 20 और मैंने मंगवाई थी ये 2022 के अंदर। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी लेआउट के अंदर ये मतलब एटिपिकल टोयोटा का लेआउट है और जो कि बुरा नहीं है, एब्सोल्युटली ऐसा नहीं है कि बुरा है, लेकिन जब आप इसको कंपेयर करते हैं उसके लेआउट के साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के क्या नाम है स्विफ्ट के, तो वो इससे बेहतर है। हाँ, ये वाली जगह जो है इसकी ये जगह ये मुझे इसकी उससे बेहतर लगती है। लेकिन जब हम फिर इस ये जो स्क्रीन लगी हुई है इसकी बात करें तो उसकी स्क्रीन चूँकि एंड्रॉयड है, शायद उसकी ऑडियो क्वालिटी से अच्छी ना हो या बुरी हो, लेकिन उसकी यूटिलिटी इससे बहुत अच्छी है। बिकॉज इसके अंदर तो मुझे सिवाय गाने सुनने और एफएम सुनने या पीछे देखने कैमरे के अंदर और इसकी मुझे कोई यूटिलिटी नज़र नहीं आती। नेविगेशन नहीं कर सकता मैं इससे, ना इसमें सिम डलती है, तो ये एक इशू है इसका। ठीक है ब्रदर। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। छत ठीक है, दरवाज़ों के पैनल्स ठीक हैं, सीट की कुशनिंग अच्छी है। मेरा ख्याल है कि ये सीट्स तकरीबन स्विफ्ट की तरह की हैं, ज़रा सी बेहतर होंगी। ठीक है जी। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिए अपना।